बहनें सुरक्षित नहीं है। वो हमारी पुलिस की बहन तिरछे जो उनके साथ हुआ वह भी हम सबको मालूम है, और उसमें मुख्यमंत्री के ऑफिस के लोग बहुत नजदीकी से जुड़े हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। ये तो वही हाल हो गया, अंधेर नगरी हो गई है और चौपट राजा है, टका शेर भाजी टका शेर खाजा है। ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। जिस समाज में, जिस देश में महिलाओं की इज्जत ना हो, जहां कमीशन खोरी हो, जहां भ्रष्टाचार दंदना के हो रहा हो। अभी अभी आपको पता चला पकड़ाई कोई आईएएस ऑफिसर के घर में करोड़ों की संपत्ति निकली, और दर्द कहीं पार्टी के नेताओं को होने लगा। क्यों होने लगा? क्या लगते थे वो आपके? क्या रिश्ता है आपका? विश्वास रैली में यहां इतनी बड़ी संख्या में झारखंड के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता मित्र आए हैं। यह संख्या अपने आप में मुझे और झारखंड की जनता को यह विश्वास दिलाता है कि जन जन में यह बात स्थापित है कि अगर आदिवासियों की चिंता किसी ने की है, अगर आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने का काम किसी ने किया है, अगर आदिवासियों को सही स्थान देकर उनके जीवन को सुधारने के काम में लगन के साथ आगे बढ़ा है, तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। यह बात स्पष्ट हो जाती है। इसलिए यह विश्वास रैली की विश्वास जो संख्या बता रही है, वो अपने आप में इस बात को स्थापित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा आदिवासी भाइयों के बारे में सोचते रहे। मित्रों, हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा आदिवासी भाई बोलता बहुत कम है, लेकिन देश प्रेम के लिए, समाज की जागृति के लिए हमेशा तत्पर रहा है और कार्य करते रहा है। आप सब लोगों को यह भी मालूम होगा, और मैं चाहूंगा कि देश का आदिवासी भाई छाती ठोककर इस बात को बताए कि जब भारत में आजादी का आंदोलन प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उस समय आदिवासियों ने अंग्रेज की हुकूमत के खिलाफ अगर आवाज उठाई थी तो सबसे पहले आदिवासी भाइयों ने आवाज उठाई थी। यह भी इतिहास में दर्ज है। 1780 में, यानी 18वीं शताब्दी में, और 1857 तक 19वीं शताब्दी के, यह लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो सबसे पहले हमारे आदिवासी भाइयों ने लड़ी। अगर हम याद करें तिलका मांझी जी को, जिन्होंने दामिन विद्रोह के लिए आगे बढ़े थे, तो वह 1780 था, जब भारत में कहीं भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तब जाकर के हमारे तिलका मांझी जी ने दामिन विद्रोह का काम किया था। उसी तरीके से सिद्धो कान्हू जी ने संथाल विद्रोह यह 1855 में किया था। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे बुद्धू भगत जी ने लड़का मूवमेंट, यानी उसका भी आंदोलन, लड़का आंदोलन, यह 1828 से लेकर 1832 में किया था। यानी जब गांधी जी 1915 में लौट करके भारत आए और उसके बाद उन्होंने आजादी की लड़ाई को शुरू किया, और 1889 में जब कांग्रेस स्थापित हुई थी, उससे पहले हमारे आदिवासी भाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए तत्पर थे। यह हमारे आदिवासी भाइयों का इतिहास है, इसको हमको याद रखना चाहिए। हमारे बुद्धू भगत जी, जिन्होंने लड़का मूवमेंट तो खड़ा किया ही किया, लेकिन हम रानी गाइडिनी जी को भी नहीं भूल सकते हैं, जो एक धार्मिक नेता थी, और धार्मिक नेता के साथ साथ वो राजनीतिक नेता भी थी। और महिलाओं में सबसे ज्यादा जेल रहने का, अब अगर किसी को रहना पड़ा तो वो रानी गाइडिनी जी थी, और वह भी, उन्होंने भी आदिवासियों के साथ मिलकर के हमारे अंग्रेजी शासन की लड़ाई लड़ी। हम जतरा भगत को याद करें तो ताना भगत का आंदोलन 1914 से लेकर 1920 तक, यह भी लड़ाई लड़ी तो हमारे जतरा भगत जी ने लड़ाई लड़ी। और ये जो भगत मूवमेंट हम 1883 का जानते हैं,
ये भगत मूवमेंट, ये भगत का आंदोलन, ये गोविंद गुरु जी ने इसको चलाया था। ये आदिवासी लोगों का गौरवमय इतिहास है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे पत्रकार भाई भी नोट कर लें कि भारतीय जनता पार्टी इन आदिवासी भाइयों को जब से जनसंघ बना है तब से कभी नहीं भूली है। और यही कारण है कि आज करिया मुंडा हमारे प्रथम दृष्टि से प्रथम जनरेशन के नेता थे, वो आज मंच पर विराजमान है। उस जनसंघ काल में दिया लेकर के चलने वाले लोगों की कमी थी। हम दिया लेकर के जाया करते थे। ऐसे समय में करिया मुंडा जी ने यहां अलग जगाया, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के साथ लोगों को जोड़ा और आज वो पद्मश्री से अलंकृत होकर के समाज में एक नई दिशा और दृष्टि दे रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया, हमारे दीपक प्रकाश जी ने बताया कि पार्टी किस तरीके से आदिवासियों की चिंता कर रही है। समीर उरांव ने अपने मंच संचालन में बहुत सी बातें बताई। हमारे अर्जुन मुंडा जी ने और रघुवर दास जी ने जो उनके मंत्रालय के द्वारा किए गए कार्य था उसके बारे में अर्जुन जी ने प्रकाश डाला और रघुवर जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में आदिवासियों के लिए किए गए कार्यों की चर्चा की। और हमारे बाबूलाल मरांडी जी ने आज के हेमंत सोरेन के सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए किस तरीके से कथनी और करनी में अंतर है यह हम सबके सामने ला करके खड़ा किया। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की श्रृंखला है जो मंच पर खड़ी होती है तो छाती ठोक के बोलती है कि हमने आदिवासियों के लिए ये किया, हमने आदिवासियों के लिए ये किया, हमने आदिवासियों के लिए ये किया। लेकिन आदिवासियों के नाम पर चलने वाले राजनीतिक दल कुछ नहीं बोल सकते। वो बोलेंगे तो सिर्फ ये बोलेंगे कि आदिवासियों को हमने कैसे लूटा, आदिवासियों के विश्वास के साथ हमने कैसे विश्वासघात किया, आदिवासियों के साथ बात करते करते उन्होंने अपने घर भरे, यही कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अगर लोगों के लिए किया है तो छाती ठोक के कहने की आदत और ताकत है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में है। और इसीलिए मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि हम सब लोग ये ध्यान में रखें, अटल जी को जो दर्द था आदिवासियों के लिए, इसीलिए उन्होंने मंत्रालय की स्थापना की, उन्होंने अलग से ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री बनाई। ये झारखंड प्रदेश उन्होंने बिहार से अलग करके हमको दिया। हमें मालूम है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के अंतर कितना होता था, हमें मालूम है, मेरा बचपन भी यहां गुजरा है रांची में, मुझे मालूम है कि उस समय साउथ बिहार आने का मतलब यानी अफसर यहां हिल स्टेशन के नाम पर घूमने आते थे, कोई काम करना नहीं आता था, हुंडरू फॉल्स देखने आते थे, कोई काम करना नहीं आता था। ये अलग राज्य बनाने का काम और ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाने का काम ये किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, ये भी हमको याद रखना चाहिए। अभी अभी हमारे अर्जुन मुंडा जी बता रहे थे कि भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस मना रहे हैं 15 नवंबर को। क्यों 70 साल किसी कांग्रेसी नेता को याद नहीं आई आदिवासियों की? क्यों वो नहीं समझ सके कि इनका भी गौरव गान होना चाहिए? क्यों नहीं वो समझ सके कि देश में ये बड़ी आबादी ने देश की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर किया है? क्यों नहीं वो समझ सके कि इनकी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए? इसलिए नहीं समझ सके क्योंकि उनको आपकी तड़प नहीं थी, उनको अपने विकास की लगन थी, वो एक ही काम में लगे रहे। ये अलग से गौरव दिवस मनाना, हमारे संग्रहालय आदिवासी भाइयों के नाम पर बनाना और संग्रहालय बना करके उसमें हमारे आदिवासी भाइयों का गौरव के इतिहास को उसमें सुसज्जित करना। मुझे अर्जुन मुंडा जी ने अभी बताया है कि 10 संग्रहालय ऐसे मंजूर कर लिए गए हैं जिसमें सारे आदिवासी नेताओं का
जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके पश्चात जो काम किया है उसको संग्रहालय में समाहित किया जाएगा और उसको सुसज्जित किया जाएगा, ताकि देश देख सके कि किस तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों ने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व लगाया है। उसी तरीके से मित्रों, अगर हम कहें तो हमारी लोगों ने तय किया है कि हम बिरसा मुंडा यात्रा निकालेंगे, उड़ीसा में निकालेंगे, झारखंड में निकालेंगे, छत्तीसगढ़ में निकालेंगे, गुजरात के ट्राइबल इलाके में निकालेंगे, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के इलाके में निकालेंगे, छत्तीसगढ़ के बस्तर के इलाके में निकालेंगे। ये अपने आप में बताता है कि बिरसा मुंडा यात्रा के माध्यम से हमारे आदिवासी भाइयों के गौरव की बात चर्चा हम सब करने वाले हैं। उसी तरीके से जो गौरव अभियान कार्यक्रम लिया जा रहा है वो 28 राज्यों में इस कार्यक्रम को लिया जाएगा और उसको अच्छी तरीके से मनाने का काम जो है वो हमारी सरकार करने वाली है। हम जानते हैं, अभी चर्चा की हमारे अर्जुन मुंडा जी ने, कि हम शहीद ग्राम विकास योजना लेकर के चले हैं। 2017-18 में ये तय हुआ है कि जो भी जिन्होंने देश के लिए अपने आप की कुर्बानी दी, ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के गांव को एक आदर्श गांव बनाया जाएगा, एक मॉडल उसको विलेज बनाया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। यहां जब हमारे रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तो यहां एस्ट्रो टर्फ का ये हमारा ग्राउंड बना, और वो एस्ट्रो टर्फ, ये सिर्फ एस्ट्रो टर्फ नहीं है, ये एस्ट्रो टर्फ आदिवासी भाइयों को जो देश में खिलाड़ियों के नाम पर सुसज्जित होकर के नंबर 1 पर खड़े रहते हैं, उनको एक तरीके से प्रोत्साहन करने का ये बहुत बड़ा माध्यम है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है उसको भी एस्ट्रो टर्फ सिंथेटिक टर्फ दिया गया है, और यह भी 7 करोड़ की लागत से इसलिए किया गया है कि हमारा नौजवान आदिवासी भाई जो अपने आप में मजबूत शक्तिशाली है, वो खेल की दुनिया में भी एक लंबी छलांग लगा सके और देश को एक अच्छे तरीके से उसकी नुमाइंदगी कर सके, उसके लिए वो काम करने के लिए जुटा है। हमें खुशी है जब हम विश्वास रैली में आते हैं तो हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आदिवासी भाइयों की चिंता अगर किसी ने की है तो वो नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री ने की है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज मोदी सरकार में 8 कैबिनेट मंत्री हैं, 8 मंत्री हैं हमारे जो आदिवासी भाई हैं। हमारे लगभग 36 एमपी हैं और राज्यसभा में 8 एमपी हैं। राज्यसभा में कोई भी एमपी कोई रिजर्वेशन से नहीं जाता। हमारे समीर उरांव साहब हैं, राज्यसभा में मेरे साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो आदिवासियों को ला करके वो ऐसी सभाओं में सुसज्जित करती है और मान देती है, उनको स्थान देती है। यह भी हमको ध्यान रखना होगा। मित्रों, आज हमारे लगभग 190 आदिवासी एमएलए हैं, हमारे 2 गवर्नर हैं, हमारे 1 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आप बताइए, कांग्रेस काल में मुझे ये आंकड़े दिखा देना कभी कि कभी भी केंद्र सरकार ने इतने आदिवासी नेताओं को इतनी जगह पर मान सम्मान दिया हो तो जरूर मुझे बताना। ये न भूतो और होगा तो सिर्फ भविष्य में होगा और मोदी जी के ही द्वारा होगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना है और याद रखना है, ये मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी आदिवासी भाइयों, आज भारत जो गरीबी की रेखा 22% से घटकर अब 10% रह गई है, इसका मतलब गरीबी की रेखा से 12% लोग निकल गए हैं और उस निकलने में बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई हैं, बड़ी संख्या में। आप आंकड़ों को निकलवाइए। मैं अर्जुन मुंडा जी से निवेदन करूंगा कि जनता को बताएं कि हमारे गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले लोग जो 12% घट गया है, सिर्फ 10% रह गया है। और ये 8 साल बेमिसाल मोदी जी के कारण हुआ है, जहां हमारी योजनाओं ने गरीबी को समाप्त करने में अपना योगदान किया है। और आपको और खुशी होगी कि अति गरीब की संख्या भारतवर्ष में 1% से भी नीचे ले आए हैं। 0.8% हमारे मोदी जी लेकर के आए।
और इसमें भी बड़ी संख्या हमारे आदिवासी भाइयों की है। और इसीलिए हम कहेंगे कि हमारे जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का ठीक से प्रचार होना चाहिए। ये जो ये जो हर घर नल हर घर जल, ये जो मिशन है, इस मिशन में जहां 12 करोड़ लोगों के घरों में जल आना है, उसमें 9 करोड़ घरों में जल आ गया है और आदिवासी भाइयों में 1 करोड़ 30 लाख घरों में जल पहुंच चुका है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये विश्वास की बात है जो हमको समझना होगा। मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन, हमारी गांवों की बहनें अपने दैनिक शौच के लिए खेतों में जाया करती थी, खेतों में। और ये छोटी संख्या नहीं थी। 11 करोड़ बहनें और 11 करोड़ बहनों के बच्चे ये खेतों में शौच जाया करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम किया है और इज्जत घर देकर के शौचालय घर में बनाया है, तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि इस 11 करोड़ शौचालय में 1.5 करोड़ शौचालय आदिवासी बहनों के लिए, भाइयों के लिए बने हैं। यह है बदलती भारत की तस्वीर। आप समझिए कैसा भारत होगा जहां 11 करोड़ बहनें और 11 करोड़ बहनों के बच्चे ये खुले में शौच जाया करते थे। आज वो स्वास्थ्य की दृष्टि से और इज्जत की दृष्टि से 11 करोड़ बहनों को इज्जत दी है और आदिवासी बहनों को 1.5 करोड़ लोगों को यह इज्जत मिली है। यह हमको ध्यान में रखना होगा। 5 करोड़ 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है और आयुष्मान भारत का कार्ड का मतलब है हर साल 5 लाख रुपए भारत सरकार की ओर से गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए व्यवस्था की है, तो नरेंद्र मोदी जी ने की है, आयुष्मान भारत ने की है। और मुझे खुशी है कि मोदी जी, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो यही रांची के धरती पर आकर सारे देश को यह तोहफा देने का काम किया, तो वह भी रांची की धरती से, झारखंड की धरती से किया था। आपको जानकर के खुशी होगी कि लगभग 90 लाख कार्ड आदिवासी भाइयों को मिले हैं। और कौन है ये लोग? गरीब, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, चाय वाला, हमारे टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बस ड्राइवर, क्लीनर, जाति से नहीं प्रोफेशन से, बाल काटने वाला हमारा नाई भाई, बार्बर, कूड़ेदान से इकट्ठा करने वाला प्लास्टिक रैक पिकर, ऐसे गरीब लोगों को 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना गंभीर बीमारियों से लड़ने का काम अगर ने ताकत दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। यह ध्यान में रखने की जरूरत है। और लगभग 90 लाख कार्ड जो है वो आदिवासी भाइयों को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हम रांची आते थे बचपन में, हम घूमते थे, कच्चे मकान होते थे, खपड़ेल मकान होते थे, खपड़ेल भी टूटा होता था, पानी अंदर जाता रहता था, प्लास्टिक से उसको ढकते थे। आज प्रधानमंत्री जी का सोच 2024 तक कोई भी बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बना करके दे दिए गए हैं और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए 39 लाख सैंक्शन हुआ है और 29 लाख मकान बनकर तैयार हो गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। यह है बदलती तस्वीर, यह है बदलता समाज और यह है भारतीय जनता पार्टी का विश्वास। और वो विश्वास इस विश्वास रैली में हमको देखने को मिलता है। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ की जनता को आज हमारे 2 लाख करोड़ रुपए, उनके 2-2 हजार रुपए उनके किस्त उनके खाते में डाल दी गई है 11 किस्तों में। और उसमें भी 3 करोड़ यानी 10 करोड़ में 3 करोड़ 12 लाख ये हमारे आदिवासी भाई हैं। यह भी हमको याद रखना चाहिए। ये गरीबी की रेखा से नीचे क्यों आए? ये इसलिए आए क्योंकि प्रधानमंत्री अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ की जनता को, जब से कोरोना आया है तब से अभी तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मुफ्त देने का काम किसी ने पकड़ा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और
उसको घर घर 35 किलो पहुंचाने का काम रघुवर दास जी ने डाकिया योजना के तहत किया। मैं रघुवर दास जी को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आदिवासी भाइयों के लिए चिंता की है। शिक्षा, स्कॉलरशिप, स्वास्थ्य की सुविधाएं, एकल विद्यालय, हर दृष्टि से आदिवासी भाइयों को मजबूती प्रदान करने का काम अगर किया है। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, वन ग्राम योजना, इसी तरीके से एसटी फंड्स योजना, हर तरीके से स्टैंड अप इंडिया, लगभग 10 लाख लोगों को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है स्टैंड अप इंडिया के तहत। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसमें लगभग 36,428 हमारे ट्राइबल विलेज है जिनको आदर्श ग्राम बनाने की योजना बनी है। मित्रों, ये सारे के सारे काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे रघुवर दास जी ने मानकी पंचायत प्रमुख को 3,000 रुपए देने का तय किया, मुंडा ग्राम प्रधान को 2,000 रुपए देने का तय किया और सारे ग्राम के हमारे पदाधिकारियों को 1,000 रुपए देने का काम किया। कभी किसी ने सोचा था ये काम? क्यों नहीं कर पाई कोई सरकार पहले? क्यों नहीं चिंता कर पाई? क्यों नहीं आदिवासियों के दर्द को समझ पाई? क्योंकि उनको हेमंत सोरेन की तरह अपनी जमीन और लीज का मामला याद आता था और कोई याद नहीं आता था, कोई काम नहीं आता था। आज बहुत खूबसूरती से बाबूलाल मरांडी जी ने हेमंत सोरेन की सरकार के बारे में बताया है। हम सेवा करते हैं, वो मेवा खाते हैं। हम लोगों के बीच में जाते हैं और हम लोगों को मजबूती प्रदान करते हैं, वो हर जगह कमीशन कमाने जाते हैं। यही उनका हाल है। भ्रष्टाचार और हेमंत सोरेन ये पर्यायवाची बन गए हैं। आप देखिए, मैं दंग रह गया। अपने नाम पर मुख्यमंत्री और खुद ही ये खदान मंत्री भी खुद ही है, माइंस मिनिस्टर भी है, खुद ही माइंस मिनिस्टर होते हुए अपने नाम पर लीज का पटा लेते हैं, पटे पर लीज पर पटा लेते हैं और खदान का काम शुरू करते हैं। श्रीमती के नाम पर, भतीजों के नाम पर, भाइयों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कमीशन खोरी और हेमंत सोरेन पर्यायवाची है कि नहीं है? पर्यायवाची है कि नहीं है? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आप बताइए, नक्सलाइट की घटनाएं बढ़ी है कि नहीं बढ़ी हैं? नक्सलाइट के हौसले बुलंद हुए कि नहीं हुए हैं? जो रघुवर दास जी के सामने समय में दुबक करके किनारे होकर के झारखंड की धरती छोड़कर चले गए थे, आजकल दंडनाने लगे हैं कि नहीं लगे हैं? ऐसी सरकार को तुम यहां बर्दाश्त करोगे क्या? ऐसी सरकार रहनी चाहिए क्या? मित्रों, आज हमें दुख होता है। मैं भी रांची को जानता हूं, मैं भी झारखंड को जानता हूं। यह झारखंड ऐसी जगह थी कि रात को सड़क पर किसी का कोई सामान छूट जाए तो सुबह आकर के वो उठा लेगा वहां से, कोई उसको दूसरा हाथ नहीं लगाता था। ये झारखंड की तस्वीर मैंने देखी और आज मैं जानता हूं बहनों का बलात्कार हो रहा है, आदिवासियों का मर्डर हो रहा है, एक नहीं 7-7 मर्डर हो रहा है। काट करके, काटने के बाद जंगलों में फेंक देने का काम किया जा रहा है। पुलिस मूक दर्शक है। हेमंत सोरेन मजे मार रहे हैं, कोई उनको इसकी चिंता नहीं है। बहनें सुरक्षित नहीं है। वो हमारी पुलिस की बहन तिरछे जो उनके साथ हुआ, वह भी हम सबको मालूम है। और उसमें मुख्यमंत्री के ऑफिस के लोग बहुत नजदीकी से जुड़े हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। ये तो वही हाल हो गया, अंधेर नगरी हो गई है और चौपट राजा है, टका शेर भाजी टका शेर खाजा है। यह स्थिति आकर के खड़ी हो गई। कोई पूछने वाला नहीं है। जिस समाज में, जिस देश में महिलाओं की इज्जत ना हो, जहां कमीशन खोरी हो, जहां भ्रष्टाचार दंदना के हो रहा हो। अभी अभी आपको पता चला, पकड़ाई कोई आईएएस ऑफिसर के घर में करोड़ों की संपत्ति निकली और दर्द कहीं पार्टी के नेताओं को होने लगा। क्यों होने लगा? क्या लगते थे वो आपके? क्या रिश्ता है आपका? मित्रों, ये जिस तरीके की स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है, आप विश्वास रैली में आए हैं, मुझे ये विश्वास दीजिए कि आने वाले समय में
जब भी वोट डालने का मौका मिलेगा यहां सिर्फ कमल ही कमल खिलेगा, कमल ही कमल खिलेगा और यह विकास की ओर आगे बढ़ेगा। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, ईनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in